सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कृतिका बुक का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, सना सना हाथ जोड़ी। और सना सना हाथ जोड़ी पाठ को लिखने वाली हैं लेखिका है मधु काकरिया जी। पहले मधु काकरिया जी के बारे में पढ़ेंगे। मधु काकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु। ये इनके कहानी संग्रह हैं। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु काकरिया जी की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति मतलब संस्कृति का गिरना, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा मतलब घटते खत्म होते इलाकों की पीड़ा, मुसीबत में रहने वाले आदि इनकी रचनाओं के विषय रहे। ये तो इनके जीवन के बारे में है। और अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। सना सना हाथ जोड़ी, पाठ परिचय देखिए। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है। मतलब महानगरों के अंदर भाव शून्य है और भागदौड़ की जिंदगी और जैसा रोज एक ही काम को करते रहना, मतलब यंत्रवत जीवन की ऊब है, वो मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है। मतलब इन कामों से वो ऊब जाती है तो उनकी इच्छा होती है कि मैं यात्रा करूं। और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में शब्दबद्ध किया है, मतलब शब्दों का रूप देकर के लिखा है। सना सना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत मतलब पूर्वी भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य मतलब एक पल पल में बदलने वाला सौंदर्य हम स्वयं अपनी आँखों से निहार रहे हैं। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। यायावरी का मतलब होता है जैसे घुमक्कड़ी स्वभाव वाले या बिना उद्देश्य की यात्रा करना, यात्रा के दौरान नए नए ज्ञान को प्राप्त करना। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा उसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन मतलब ज्ञान भी बढ़ता है एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्वयं की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। अब हम पढ़ेंगे पाठ। लेखिका जी कह रही हैं कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रही थी, झालर जैसी लटक रही थी। जो रोशनी थी वो ऐसी लग रही जैसे कोई झालर लटक रही हो। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह भी सुंदर, शाम भी सुंदर, रात भी सुंदर, हर समय सुंदरता ही मौजूद थी, विराजमान थी। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, मतलब अपने आप पर ही मोहित हो रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, एकदम रुका हुआ था, अर्थहीन था, कोई अर्थ नहीं था, कुछ अर्थहीन था मैं।
मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ निरर्थक लग रहा था मुझे। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता, मतलब इंद्रियों से परे की स्थिति थी। लोभ लालच मेरे अंदर था ही नहीं उस समय। मैं डूबी रोशनियों की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास, उजास मतलब प्रकाश, उजाला उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दुई प्रार्थना, इसका मतलब है, नहीं, जो लाइन है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दुई प्रार्थना, हामरो जीवन तीमरो कोसेलू, मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये जो लाइन दे रखी इसका अर्थ इसमें दे रखा है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना से ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। मतलब कंचनजंगा को देखने के लिए वो बालकनी में जाते हैं, लेकिन उस समय भी जो बादलों से वो कंचनजंगा ढकी हुई होती है। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरफ बंद ही थे। मतलब बादल छाए हुए थे तो वो कंचनजंगा चोटी अच्छे से उनको दिखाई नहीं दी। कंचनजंगा न दिखती थी न दिखी, पर सामने की रकम मतलब तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा हम फूलों के बाग में आ गए। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। मतलब इनका जो ड्राइवर था उसका नाम था जितेन नार्गे, और वो ड्राइवर के साथ साथ गाइड भी था। उनको सब जगह की सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से उससे पूछने लगी। तो जितेंद्र जी कह रही चलिए। तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, बौद्ध धर्म के झंडे, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, मतलब जो पताकाएँ थी उन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, मतलब जितेन नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। मतलब महात्मा बुद्ध को या बौद्ध धर्म को मानने की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। सफ़ेद रंग की 108 पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे पताकाएँ क्या होती हैं? रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र अपनी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी, जो धर्मगुरु थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंगस्टोक, और इस कवि लोंगस्टोक पर मतलब इस जगह पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़खे बमसन ने लेपचाओ के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्थर पर यही हस्ताक्षर किए थे। मतलब ये जातियाँ हैं। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया ये जातियाँ हैं सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ, मतलब बहुत लंबे झगड़ों के बाद शांति की वार्ता की शुरुआत भी इसी जगह पर हुई थी, लोंगस्टोक में, और गाइड फिल्म की शूटिंग भी यहीं हुई थी। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्कर। यह क्या है? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्कर है, प्रेयर व्हील है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है।
लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। मतलब चाहे विज्ञान ने कितनी प्रगति कर ली हो, लेकिन लोगों के अंदर जो विश्वास है, आस्था है, अंधविश्वास है, वो अब भी, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, हर जगह मौजूद है। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे, मतलब धुंधले दिखाई दे रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने लगा था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थाटनियों का कम में हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से, मतलब प्रबलता से, अधिकता से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच, भीमकाय मतलब बड़े बड़े शरीर वाले, भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। धन्यवाद।